स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 और 3 फरवरी का करंट अफेयर्स 2026 का, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस और पीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, डिफेंस में जैसे एनडीए, सीडीएस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया तरामचा ब्रिज जो किस राज्य में स्थित है, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत निर्मित किया है। तो रिसेंटली द तरामचू ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट बाइल्ड अंडर प्रोजेक्ट स्वास्तिक बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ। तो ऑप्शन 1 में लद्दाख, ऑप्शन बी में ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी में वेस्टर्न घाट, ऑप्शन डी में छोटा नागपुर प्लेटू यानी पठार। तो हाल ही में जो रक्षा राज्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है तरामचा ब्रिज किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वेस्टर्न घाट में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेस्टर्न घाट इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेस्टर्न घाट इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो तरामचू ब्रिज भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है वेस्टर्न घाट में, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। जो यह समीपवर्ती पुल है, यह पुल सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत और चीन के सीमा रेखा को जोड़ता है, जो सैन्य और नागरिक आवाजाही को आसान बनाता है। यह पुल प्रोजेक्ट किसके तहत बनाया गया है, तो स्वास्तिक के तहत बनाया गया है। यह पुल निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिक्किम द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि ईरान सुप्रीम लीडर यानी अली खमेनी की हत्या जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की हत्या किस ऑपरेशन में हुई बताई गई है, यानी विच ऑपरेशन वाज ईरान सुप्रीम लीडर अली खमेनी रिपोर्टेडली किल्ड। तो ऑप्शन 1 में है ऑपरेशन रोवर ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी में ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गार्जियन, ऑप्शन सी में कलाहरी लीप, ऑप्शन वायु शक्ति। तो जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी की हत्या किस ऑपरेशन के तहत बताई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑपरेशन रोवर ऑफ द लाइन इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है, तो अली खमेनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में देखते हैं विस्तार से। जो 1 मार्च 2026 को ईरान राज्य द्वारा मीडिया के पुष्टि के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है, आयतुल्ला अली खमेनी, जो 28 फरवरी संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया सैन्य एक अभियान में इनकी मृत्यु हो गया है। किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया था 28 फरवरी 2026 को। जो सर्वोच्च नेता हैं कहाँ के, ईरान के आयतुल्ला अली खमेनी, जो 1 मार्च 2026 को मीडिया में इसका पुष्टि किया गया है। इस सैन्य अभियान को अमेरिका द्वारा ऑपरेशन किया गया, यानी अमेरिका द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, अमेरिका एपिक फ्यूरी, और इजराइल द्वारा रोअरिंग लायन के नाम से दिया गया। यानी यह ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया, तो इजराइल के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन रोवर ऑफ द लायन इजराइल के द्वारा चलाया गया। और अमेरिका द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा चलाया गया है, और ऑपरेशन रोअरिंग लायन जो इजराइल द्वारा चलाया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। फरवरी 2026 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु किन 2 देशों की संयुक्त सैन्य अभियान में हुई, तो इन फरवरी 2026 इन ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ विच 2 कंट्री डिड द ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी डाई। तो कौन सा हुआ है, तो ऑप्शन 1 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी में इजराइल और सऊदी अरब, ऑप्शन सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, ऑप्शन डी में इजराइल और फ्रांस।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल इसका आंसर हो जाएगा। जो फरवरी 2026 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु हो गया है, जिसमें 2 देश शामिल कौन कौन है, तो अमेरिका और इजराइल इसमें शामिल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं जो आयतुल्ला अली खमेनी हाल ही में खबरों में बहुत ही चर्चित रहे हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं तो जो ऑप्शन ए जो ऑपरेशन रोवर ऑफ द लाइन एज पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु हो गया है। जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन रोवर ऑफ द लाइन नामक संयुक्त रूप से इजराइल द्वारा और अमेरिका द्वारा चलाया गया है सैन्य अभियान, जिसमें खमेनी की हत्या की खबर सामने आई है। इसके बाद ईरान में 40 दिनों तक क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। जो जवाबी कार्रवाई की खबरें आई हैं, तो 40 दिन तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है ईरान में। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि वी सोरडास जो हाल ही में चर्चा में रहा क्या है। व्हाट इज द वी सोरडास रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ऑप्शन एक में एक नया रडार सिस्टम, ऑप्शन बी में मैन पार्ट्स, ऑप्शन जो ऑप्शन एक में एक नया रडार सिस्टम, ऑप्शन बी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन सी में एक परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन डी में उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो जो वी सोरडास जो हाल ही में चर्चा में रहा है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परमाणु पनडुब्बी है जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वी सोरडास जो हाल ही में चर्चा में रहा क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस, जो इसका बी सही हो जाएगा। मैन पैड्स जो इसको बोलते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। वी सोरडास का पूरा नाम का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी वी सोरडास का फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। यह एक कम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल प्रणाली, यानी कहाँ से मार करेगी, तो सतह से हवा में मार करने वाली, कम दूरी में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। यह इसे भारत रक्षा अनुसंधान संस्था यानी DRDO द्वारा बनाया गया है। इसका हाल ही में सफल प्रशिक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। टेस्ट रेंजर का किया गया उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो एक मैन पोर्टेबल, यानी मैन पोर्टेबल का अर्थ क्या होता है, तो कंधे पर रखकर इसे दागी जा सकती है। इंफ्रारेड हमिंग तकनीकी के इसमें उपयोग किया जाता है और कम दूरी पर दुश्मन के विमान या हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार कर गिराने की क्षमता इसमें है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक, यानी मारो और भूल जाए, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगला कंसेप्ट है DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी वी सोरडास मिसाइल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड वी सोरडास मिसाइल सिस्टम बाय DRDO। तो ऑप्शन एक में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना, ऑप्शन बी में पनडुब्बियों को पता लगाना, ऑप्शन सी में है निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरे को निष्क्रिय करना, ऑप्शन डी में है जमीन पर दुश्मन टैंकों को नष्ट करना। तो DRDO द्वारा जो विकसित स्वदेशी वी सोरडास मिसाइल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरे को निष्क्रिय करना, यानी निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरे को निष्क्रिय करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी वी सोरडास मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरे को निष्क्रिय करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। निम्न इसका आंसर हो जाएगा जो निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरे को निष्क्रिय करना है, टू न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल। तो भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा
और दुश्मन को लो फ्लाइंग टारगेट जैसे ड्रोन हेलीकॉप्टर के खिलाफ प्रभावी रूप से मदद मिलेगा उसको मारने में, और आयात पर निर्भरता कम करेगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब ले जाने में और ले आने में इसको मेहनत कम लगेगा। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से निम्न ऊंचाई वाले स्थानों पर हवाई खतरे को रोकने के लिए बनाया जाता है, जैसे ड्रोन को रोकने के लिए, क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए, हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए, कम ऊंचाई पर उड़ाने वाले लड़ाकू विमान को रोकने के लिए। ऐसी प्रणालियों या देश की वायु सुरक्षा को मजबूत करती है, जो संवेदनशील ठिकानों को रक्षा करती है। तो इसका यही कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना जहाज INS अंजदीप किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाना है? तो ऑप्शन 1 में है प्रोजेक्ट 751 पनडुब्बी निर्माण, ऑप्शन बी में स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट पनडुब्बी श्रृंखला, ऑप्शन सी में ASW या SWC प्रोजेक्ट को जो उथले जल क्षेत्र पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज, ऑप्शन डी में प्रोजेक्ट नीलगिरी या फ्रिगेट निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ASW या SWC प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है, जो उथले जल क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्धक को जहाज है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। ये INS अंजदीप भारतीय नौसेना के ASW या SWC की परियोजना के तहत हिस्सा है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? तटीय और उथले जल क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता को मजबूत करना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ASW या SWC प्रोजेक्ट। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अमंडोवा जनजाति मुख्य रूप से किस देश के अमेजन वर्षावन में निवास करती है, जहां उनकी भाषा में समय यानी टाइम, सप्ताह, महीना या वर्ष जैसी कोई अवधारणा या शब्द नहीं है। यानी जो अमंडोवा जनजाति है वहाँ पे जो वर्षावन में निवास करती है, वहाँ पे समय का भी कोई महत्व नहीं है, सप्ताह का भी नहीं महत्व है, ना महीना ना वर्ष जैसी कोई शब्द वहाँ पे या अवधारणा नहीं है। तो कौन से कहाँ पे है? तो ऑप्शन 1 में इंडिया, ऑप्शन बी में केन्या, ऑप्शन सी में ब्राज़ील, ऑप्शन डी में इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। जो अमंडोवा जनजाति ब्राज़ील में निवास करती है, अमेजन वर्षावन में निवास करती है, जो वहाँ पे समय और अभी तक पता नहीं है वहाँ के लोगों को, और सप्ताह के बारे में वहाँ पे पता नहीं है, और महीना और वर्ष के बारे में वहाँ पे कोई अवधारणा नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो अमंडोवा जनजाति जो ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन में रहते हैं, निवास करते हैं, ये रोंडोनिया राज्य में निवास करती है, यानी रोंडोनिया ब्राज़ील के रोंडोनिया राज्य में निवास करती है। जनजाति अमेजन की एक अत्यंत छोटी और अलग थलग रहने वाली एक समुदाय है, जो इनका पहला संपर्क 1986 में हुआ था। यानी बाहरी दुनिया से इनका पहला संपर्क 1986 में हुआ था। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो 150 से 200 के बीच है। यह अध्ययन विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के द्वारा शोधकर्ताओं द्वारा यह पता चला है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा है बोइंग 3 नीति, यानी बायो E3 पॉलिसी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? यानी द बायो E3 पॉलिसी रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर्स? तो ऑप्शन 1 में नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन डी में जैव विनिर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में चर्चा में रहा बायो E3 नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो जैव विनिर्माण से संबंधित है, यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। बायो E3 नीति का पूरा नाम क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड
एम्प्लॉयमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च प्रदर्शन वाले विनिर्माण, वेरी हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, जैसे बायो आधारित उत्पाद, जैसे बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, डिकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी को इसका उद्देश्य है बढ़ाने में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ राइट ऑफ लाइफ का हिस्सा है, या मासिक धर्म स्वास्थ्य राइट ऑफ लाइफ का हिस्सा है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो ऑप्शन 1 में है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत कहा है कि मासिक धर्म एक स्वास्थ्य राइट ऑफ लाइफ का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बताया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या किसके अंतर्गत आता है? तो मासिक धर्म स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, जो राइट टू लाइफ का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ने कहा है कि स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ गरिमापूर्ण जीवन का एक हिस्सा है, राइट टू लिव एंड डिग्निटी जो गरिमापूर्ण जीवन का एक हिस्सा है मासिक धर्म स्वास्थ्य, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद क्या कहता है? 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि समान जीवन का अधिकार भी देता है, यानी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का भी अधिकार देता है, यानी डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार भी देता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के अनुसार क्या कहता है? तो समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या किया है, आप केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि राइट टू लिव और विथ डिग्निटी के अधिकार भी है, राइट टू हेल्थ भी है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू प्रोडक्टिविटी ऑटोनॉमी को भी शामिल किया है। इनको शामिल किया है पांचों को, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू वेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 के तहत व्याख्या किया है कि यह जीवित रहने का अधिकार नहीं है बल्कि यह डिग्निटी के साथ, हेल्थ के साथ और इन्वायरमेंट, प्राइवेसी और ऑटोनॉमी अच्छा हमको मिलना चाहिए, जो आर्टिकल 21 के अनुसार कहा गया है, इसका विस्तार किया गया है। आइए इसके बारे में और देखते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्यों आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना है? तो मासिक धर्म क्या है? तो एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो स्वच्छ और सुरक्षित सैनिटरी उत्पादों को उपलब्धता आवश्यक है और स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक है। मासिक धर्म से जुड़े कलंक यानी स्टिग्मा को खत्म करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। नीलगिरी वुड पिजन जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र की स्थानिक या एंडेमिक पक्षी है? द नीलगिरी वुड पिजन रिसेंटली इन द न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन? तो ऑप्शन 1 में लद्दाख, ऑप्शन बी में पूर्वी घाट, ऑप्शन सी में पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी में छोटा नागपुर पठार। तो नीलगिरी वुड पिजन जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र का स्थानिक पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट का पक्षी है। कौन सा? तो नीलगिरी वुड पिजन, जो नीलगिरी वुड पिजन जो हाल ही में खबरों में था, एंडेमिक पक्षी या स्थानीय पक्षी कहाँ का है? तो पश्चिमी घाट का है।
जो यही पक्षी है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। नीलगिरी वुड पिजन एक दुर्लभ और स्थानिक एंडेमिक पक्षी प्रजाति जो केवल भारत में ही पाई जाती है। यह भारत में वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? भारत के वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूट विल्ट रोग जो हाल के वर्षों में खबरों में लगातार चर्चित रहा है, मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करता है? यानी रूट विल्ट रोग जो हाल के वर्षों में खबरों में रहा, जो लगातार चर्चित रहा, मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करता है? रूट विल्ट डिजीज ऑब्टेन इन द न्यूज रिसेंटली प्राइमरली इफेक्ट्स विच क्रॉप? तो ऑप्शन 1 में शुगर कैन, ऑप्शन बी में बनाना, ऑप्शन सी में नारियल, ऑप्शन डी में कॉफ़ी। तो रूट विल्ट रोग जो खबरों में लगातार चर्चित रहा, किस फसल को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नारियल इसका आंसर हो जाएगा, नारियल, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नारियल। रूट विल्ट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो नारियल को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं विस्तार से। रूट विल्ट रोग जो नारियल के पेड़ों को प्रभावित करने वाले पादप रोग है, जो यह रोग मुख्य रूप से कोकोस न्यूसीफेरा नारियल को प्रभावित करता है। यह रोग भारत के विशेष रूप से केरला में अधिक पाया जाता है, जो नारियल उत्पादन बहुत अधिक होता है, यानी केरल में ज़्यादा पाया जाता है नारियल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नारियल कोकोनट, जो रूट विल्ट रोग नारियल को प्रभावित करता है, जो कोकोस न्यूसीफेरा से प्रभावित होता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। रोग का कारण क्या है? कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी यह रोग मुख्य रूप से फाइटोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण माना जाता है। यह संक्रमण कैसे फैलता है? तो कीटवाहकों द्वारा संक्रमित पौधों से स्वस्थ पौधों में होता है, यानी जो पौधा संक्रमित हो जाते हैं उससे वो दूसरे पौधे में, स्वस्थ पौधे में फैलता है। संक्रमण इसी से फैलता है, यानी रोग होने के कारण। निम्नलिखित में अगला कंसेप्ट रहता है, निम्नलिखित में से ब्लू लाइन नदी किस स्थान से निकलती है? तो ब्लू लाइन नदी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्लू नाइल नदी? तो किस नदी से, किस स्थान से निकलती है ब्लू नाइल रिवर? तो ऑप्शन एक में व्हाइट नाइल का मुख्य स्रोत, यानी लेक विक्टोरिया व्हाइट नाइल का मुख्य स्रोत। ऑप्शन सी में लेक ताना इथियोपिया में स्थित ब्लू लाइन का प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन सी में है लेक एल्बर्ट व्हाइट नाइल सिस्टम का हिस्सा। ऑप्शन डी में है लेक मलावी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेक ताना, जो इथियोपिया में स्थित है, ब्लू लाइन का प्राथमिक स्रोत है। कहाँ इसका आंसर हो जाएगा? जो ब्लू लाइन किस स्थान से निकलती है? तो लेक ताना से निकलती है, यानी झील ताना जो झील है वहीं से निकलती है। कहाँ पे स्थित है? तो इथियोपिया में स्थित है, जो यहीं से ब्लू नाइल रिवर निकलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ब्लू नाइल नदी जो इथियोपिया के उत्तरी पश्चिमी हॉलैंड में स्थित ताना झील से निकलती है, जो ऑप्शन। अगला कंसेप्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान यानी कुन्नू नेशनल पार्क जो हाल ही में संरक्षण के तहत किन 2 प्रजातियों को छोड़ा गया है? उसमें कुन्नू में कौन सी 2 प्रजातियों को छोड़ा गया है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? विच 2 स्पीसीज वेयर रिसेंटली रिलीज अंडर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन 1 में बाघ और तेंदुआ, ऑप्शन बी में घड़ियाल 3 धारीदार छत्ते वाले कछुए, ऑप्शन सी में हाथी और गैंडा, ऑप्शन डी में है चीता और जंगली भैंस। तो मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में कौन से 2 प्रजातियों को छोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घड़ियाल और 3 धारीदार छत वाले कछुए को छोड़ा गया है। घड़ियाल और 3 धारीदार छत वाले कछुए के छोड़ा गया है उसमें, कुन्नू नेशनल पार्क में। जो घड़ियाल और 3 धारीदार छत वाले को कछुए को छोड़ा गया है। घड़ियाल जो वैज्ञानिक गेबिलस जेंजेटिकस है, जो संरक्षण आयुसीन के
रेड लिस्ट में है, क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो अत्यंत संकटग्रस्त है, यही है कछुआ घड़ियाल। और तीन धारीदार छत वाला जो कछुआ है, जो तीन धारीदार छत वाला पाए जाते हैं कछुआ, तीन स्पष्ट धारीदार मीठे पानी में पाई जाती है, जो आवास कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो गंगा यमुना बेसिन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। धीमी बहाव वाली नदियों में पाए जाते हैं, जो अवैध शिकार और प्रदूषण आवास के कारण खतरे में है। संरक्षण इनका बहुत ही जरूरी है, जो नदी जैव विविधता के संरक्षण के तहत इनका संरक्षण किया जाए, और जलीय खाद्य श्रृंखला संतुलन इनका भी महत्व है। तो तीन धारीदार छत वाले जो यही है, तीन धारीदार छत वाला कछुआ। अगला कंसेप्ट देखते हैं, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जीएसआई स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जीएसआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन 1 में है 1947 खान मंत्रालय, ऑप्शन बी में 1901 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी में 1851 खान मंत्रालय, ऑप्शन डी में 1875 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 1851 में खान मंत्रालय। या किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो खान मंत्रालय के तहत काम करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसकी स्थापना 1851 में की गई थी खान मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत के कोयला संसाधनों को खोज करना है, और भारत की सबसे बड़ी पुरानी वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। वर्तमान में जीएसआई मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय यह कोलकाता में स्थित है। खान मंत्रालय के तहत ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला कंसेप्ट है कि जीएसआई के प्रमुख कार्य क्या है, तो खनिज अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन करना, खोज करना, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, इसका मानचित्रण, जो जियोलॉजिकल मैपिंग करना, प्राकृतिक आपदाओं को अध्ययन करना, और भूजल एवं पर्यावरण का अध्ययन करना, और समुद्री भूविज्ञान को एंड मैरीन जियोलॉजी का अध्ययन करना जीएसआई का प्रमुख कार्य है। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके बाय।